स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में। एक महान एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थिंकर कुटिलियास के पॉलिटिकल थॉट को डिस्कस करेंगे हम। आप सभी ने कुटिलिया के बारे में कहीं ना कहीं सुना होगा, जिन्होंने एक छोटे से बच्चे को कैसे ट्रेन किया, शिक्षित किया और उसके बाद उसको एक विशाल साम्राज्य का राजा बनाया। तो उस समय भारत जो है छोटे छोटे राज्यों में जो है बटा हुआ था, तो उसको कैसे जो है इन सभी राज्यों को एकजुट किया और अखंड भारत का निर्माण किया। ठीक है, तो अपने कैसे विचारों को जो है प्रैक्टिकली या व्यवहारिक रूप से उनको दिशा दी। ठीक है, तो आई होप ये एक महान पॉलिटिकल थिंकर थे। ठीक है, तो इसलिए इसको किंग मेकर भी कहा जाता है, इनको सेंट भी कहा जाता है। तो उनका एक फेमस कोट है, प्रजा सुखम सुखे राजे। तो इससे आप ये कल्पना कर सकते हो कि उनका जो एक राज्य के प्रति किस प्रकार के राज्य की कल्पना वो करते थे। ठीक है, मतलब उनका कहना था कि जिस राज्य की प्रजा सुखी है वो राज्य सुखी है। ठीक है, तो वो वेलफेयर स्टेट की बात करते थे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं आइए देख लेते हैं। तो उनके जो प्रोमिनेंट आइडियाज़ है, थ्योरीज को इस वीडियो हम डिटेल में कवर करेंगे। और मेरा ये वादा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको इस वीडियो के नोट्स कहाँ पे अवेलेबल होंगे उसको भी मैं आपको वीडियो के बीच में ज़रूर बता दूंगा, कहाँ पे आपको क्या करना है, इस वीडियो के नोट्स कहाँ से डाउनलोड करने हैं। तो चलिए उनके प्रोमिनेंट आइडियाज़ कौन कौन से हम डिस्कस करेंगे। पहले उनके जो फेमस वर्क है अर्थशास्त्र को डिस्कस करेंगे, उसका क्या सब्जेक्ट मैटर है। ठीक है, उसमें कितने चैप्टर्स हैं या फिर वो किसके रिलेटेड है, तो उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम कंसेप्ट ऑफ पुरुषार्थ, जो उनके द्वारा कंसेप्ट ऑफ पुरुषार्थ दिया गया, उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट मंडल थ्योरी, जो एक फेमस थ्योरी है उनकी, मंडल थ्योरी, उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सप्तांग थ्योरी, जहाँ पे वो 7 एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टेट के। नेक्स्ट स्टेट ऑफ रिलेशंस, ये उनकी फॉरेन पॉलिसी को देखेंगे कि एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ कैसा रिलेशन होना चाहिए, क्या रिलेशन है। ठीक है, कैसे वो एक राजा को एडवाइस करते हैं। ठीक है, उसको चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए क्या क्या अडॉप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, वो एडवाइस देते हैं। ठीक है, उनकी दंड नीति या फिर थ्योरी ऑफ पनिशमेंट को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट कुटिलियास व्यूज ऑन स्टेट, उनके स्टेट के राज्य के ऊपर क्या विचार थे, किस प्रकार के राज्य होना चाहिए। सद्गुण नीति या फिर 6 फोल्ड पॉलिसी ये जो है उनकी, वो डिस्कस करेंगे। 4 फोल्ड पॉलिसी को डिस्कस करेंगे, या फिर वो 4 उपाय जो देते हैं उसको डिस्कस करेंगे। कुटिलियास व्यूज, उनके रिलीजन के ऊपर क्या विचार थे। करप्शन, हाँ, जो आज भी एक इम्पोर्टेंट एक हर एक स्टेट के लिए जो है वो एक चैलेंज है। उस समय भी ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और कुटिलिया अपने प्रैक्टिकल विचार कैसे देते हैं इस मुद्दे के ऊपर, और जो आज भी रेलिवेंट हैं, जिन उस तरह की जो है पॉलिसीज़ आज भी अडॉप्ट की जाती हैं करप्शन को टैकल करने के लिए। तो नेक्स्ट कंपैरिजन बिटवीन कुटिलिया एंड मैकियावेली और कुटिलिया को जो है कंपेयर किया जाता है। क्यों कंपेयर किया जाता है, क्योंकि बहुत जो है रियलिस्टिक थिंकर थे। और हालांकि ये अलग अलग टाइम से बिलोंग करते थे और अलग अलग स्टेट से, एक वेस्टर्न थे एक इंडियन थे। तो उनके कंपैरिजन को देखेंगे, उनकी सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ को देखेंगे, और जो उनकी फेमस कोट्स हैं उनको लास्ट में हम समराइज़ करके डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। ठीक, चलिए आज के फर्स्ट टॉपिक या फर्स्ट आइडिया के साथ मूव करते हैं। उनके जो इम्पोर्टेंट, उनके बारे में इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, उनका कैसा बैकग्राउंड था, कहाँ पैदा हुए। ठीक है, कुटिलिया वाज एन एंशिएंट इंडियन फिलासफर, वो एंशिएंट फिलासफर थे। ठीक है, इंडियन महान फिलासफर थे, रहे हैं। ठीक है, उनके प्रैक्टिकल विचारों के कारण आज भी उनके बहुत ज़्यादा रेलिवेंस है, और उन्होंने कैसे अखंड भारत का निर्माण किया। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं उनको महान बनाती हैं। ठीक है, चीफ एक्सपोनेंट ऑफ अर्थशास्त्र, उनके द्वारा जो फेमस बुक है वो अर्थशास्त्र लिखी गई है, द साइंस ऑफ पॉलिटी। अर्थशास्त्र का मतलब है द साइंस ऑफ पॉलिटी, साइंस ऑफ पॉलिटी और वेल्थ। ठीक है, रिटन इन 4th सेंचुरी BC, ये 4th सेंचुरी BC में लिखी गई है। कुटिलिया आल्सो रेफर टू एज अ चाणक्य एंड विष्णुगुप्ता, उनको विष्णुगुप्ता या चाणक्य भी कहा जाता है। वो 324 BC में पैदा हुए। ही इज डिस्क्राइब्ड एज अ सेंट, उनको सेंट कहा जाता है। रथलेस एडमिनिस्ट्रेटर, रथलेस एडमिनिस्ट्रेटर उनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने
रूल बाय आयरन हैंड की बात की, मतलब कठोरता से राजा को वो एडवाइस करते हैं कि उसको कठोरता से रूल करने की आवश्यकता है, ठीक है, फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। लेकिन कठोरता से वेलफेयर होगा, सॉरी रूल होगा, लेकिन वो किसके हित में होगा, लोगों की भलाई के लिए होगा, ना कि सेल्फ इंटरेस्ट के लिए होगा। द किंग मेकर, उनको किंग मेकर कहा जाता है। देखो अभी मैंने आपको बताया हो कि जब भारत जो है छोटे छोटे प्रांतों में बटा हुआ था, कैसे उनको यूनाइट करके, संगठित करके और अखंड भारत का निर्माण किया उन्होंने, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था उस समय। और विदेशी आक्रमणों को, जैसे सिकंदर उस समय जो है भारत की सीमाओं तक पहुँच आया था, उससे कैसे उसको बचाना है, तो उन्होंने इस सारे घटनाक्रम को जो है एक प्रैक्टिकल रूप दिया, दिशा दी। तो डिवोटेड नेशनलिस्ट, उनको एक नेशनलिस्ट, देशभक्त या फिर राष्ट्रभक्त भी कहा जाता है। ग्रेटेस्ट डिप्लोमेट है रियलिस्ट थिंकर, वो रियलिस्टिक थिंकर थे, यथावाद पे विश्वास रखने वाले विचारक थे। और डिप्लोमेट, ग्रेटेस्ट डिप्लोमेट, वो आज भी उनकी जो डिप्लोमेटिक पॉलिसीज़ थी वो आज भी रिलीवेंट हैं। कैसे एक स्टेट को दूसरी स्टेट के साथ अपने रिलेशन या फिर संबंध जो है स्थापित करने चाहिए, उनके ऊपर उन्होंने डिटेल में पॉलिसी दी, विचार दिए। कुटिल्य प्लेड एंड सेंट्रल, उन्होंने जो है मौर्य एम्पायर को अंडर चंद्रगुप्ता में एस्टेब्लिश करने के में उनकी अहम योगदान था। वही मुख्य प्लेयर थे, वही सेंट्रल रोल प्ले कर रहे थे। द फर्स्ट पैन इंडिया स्टेट, जो फर्स्ट पैन, जिसका राज्य जो है, साम्राज्य जो है बहुत वास्ट था, जैसे आज का अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश। तो मतलब ये काफ़ी सारा, एक साउथ के कुछ स्टेटों को इंडिया की छोड़कर, बाकी ये ऊपर वाला सारा पार्ट जो देखोगे आप, ये उनके कंट्रोल में था। गांधार से लेकर ये सारी स्टेटें जो है इंडिया के अंडर थी, ठीक है। तो इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, इसलिए उनको महान कहा जाता है, किंग मेकर कहा जाता है। नेक्स्ट उनका इम्पोर्टेंट वर्क, अर्थशास्त्र को डिस्कस करते हैं। अर्थशास्त्र एक इम्पोर्टेंट वर्क है कुटिल्या का। अर्थशास्त्र का मतलब होता है साइंस ऑफ वेल्थ और पॉलिटी, ठीक है। ये 4th सेंचुरी BC का एक इम्पॉर्टेंट वर्क है, साइंस ऑफ पॉलिटी, ठीक है। इसका मीनिंग है, इट वाज द फर्स्ट मैनुअल स्टेट क्राफ्ट, ये राज्य कौशल पर और कैसे राज्य को चलाना है, आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये उसके ऊपर पहली किताब थी। इस किताब के 15 चैप्टर थे, ठीक है, जो किस किस के साथ डील करते हैं, पॉलिटी के साथ। उसमें इकॉनमी के ऊपर डिटेल में डिस्कस किया गया कि राजा को किस प्रकार के टैक्स इम्प्लीमेंट करने चाहिए और टैक्स का कैसे इस्तेमाल करना चाहिए लोगों की भलाई के लिए। सोसाइटी, समाज कैसा, समाज में कौन किस वर्ग का क्या क्या काम होगा, किस तरह से उनको अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करना है। वार, एक स्टेट के साथ दूसरे स्टेट के साथ वार वो कितने प्रकार की होगी, या फिर डिप्लोमेसी, मतलब डिप्लोमेटिक रिलेशंस कैसे स्थापित करने, उसके ऊपर देखोगे आप। उन्होंने 6 फोल्ड पॉलिसी और 4 उपाय जो है उन्होंने डिस्कस किए, वो नेक्स्ट आगे हम डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल रिलेशंस, जो इंटरनेशनल रिलेशन क्या है, मतलब वो मानते थे कि इंटरनेशनल रिलेशन क्या है, स्ट्रगल फॉर पावर, मतलब हर एक देश जो है अपनी सीमाओं को एक्सपेंड करना चाहता है, अपने आप को पावरफुल बनाना चाहता है। उस समय जो है लैंड जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स था, तो इसलिए जो वेलबींग का, तो हर एक देश जो है अपने अंडर जो है ज़्यादा से ज़्यादा लैंड को लाना चाहता था, एक्सपेंड करना चाहता था, मतलब अपने आप को। तो इससे क्या होता था, जो भी नेबरर्स होता था वो नेचुरल एनिमी होता था। उनकी थ्योरी ऑफ पुरुषार्थ को देखते हैं, या फिर आइडिया पुरुषार्थ को देखते हैं। पुरुषार्थ का मतलब है जो हमारे ह्यूमन लाइफ के जो है प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव्स, मुख्य जो ऑब्जेक्टिव हैं, जो हमारे ह्यूमन लाइफ के ऑब्जेक्टिव हैं, उनको डिस्कस करेंगे। जैसे मन्नू डिस्कस करते हैं कि ह्यूमन लाइफ के 4 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इसी प्रकार कुटिल्या भी डिस्कस करते हैं कि ह्यूमन लाइफ के 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्षा। लेकिन मन्नू और कुटिल्या के जो विचारों में थोड़ा सा डिफरेंस था। जो कुटिल्या मानते थे कि मोक्ष जो है वो अल्टीमेट एम है, ठीक है, वो सबसे सुप्रीम है। लेकिन कुटिल्या मानते हैं कि अर्थ जो है, अर्थ को सुप्रीम मानते हैं। अर्थ का क्या मतलब है, जैसे हम इनके मीनिंग्स को देख लेते हैं। धर्म मीन्स अपनी रिलीजियस ड्यूटी को परफॉर्म करना, ठीक है। तो ये किसके द्वारा फुलफिल किया जाएगा ऑब्जेक्टिव, थ्रू रिलीजन, ठीक है। रिलीजियस पाथ पे हम चल के इस ऑब्जेक्टिव को हम पूरा करेंगे। अर्थ मीन मटेरियल वेलबींग, ठीक है। तो मटेरियल वेलबींग कैसे होगी, ये किसका काम है, ये पॉलिटी का काम है, मतलब ये राजे का काम है, राजा का काम है, ठीक है।
अपनी मटेरियल वेलबींग को एस्टेब्लिश करना, ठीक है। तो कामा मीन्स जो अपनी सेंसुअल इंजॉयमेंट, मतलब जो अपनी सेंसेस को, जो हमारी 5 सेंसेस हैं, इनकी इंजॉयमेंट के लिए काम करना, तो वो किसके द्वारा फुलफिल किया जाएगा? आर्ट एंड कल्चर के द्वारा। मोक्ष मतलब अपनी सोल को या फिर आत्मा को लिबरेट करना, मुक्ति दिलाना, तो ये किसके थ्रू होगा? पेनेंस मतलब भक्ति के द्वारा। तो जैसे कुटिल्या मानते थे कि अर्थ जो है सुप्रीम है, इन सभी ऑब्जेक्टिव बाकी वाले धर्म, काम और मोक्ष को अगर आपने अचीव करना है तो उसके लिए धर्म जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हालांकि सबको इम्पोर्टेंट मानते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अर्थ के बिना जो है बाकी वाले ऑब्जेक्टिव हम पूरे नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए वो सभी को इक्वली अचीव करने की बात करते हैं। नेक्स्ट, जैसे अर्थ देखो, अर्थ को मानते हैं मटेरियल वेलबींग इज सुप्रीम, वो सुप्रीम मानते हैं। अटेन ऑफ ऑल अदर गोल, धर्म, काम एंड मोक्ष डिपेंड ऑन अर्थ के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। वो कहते हैं कि अर्थ जो है एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बाकी वाले जो गोल्स हैं जैसे धर्म या फिर मोक्ष को अचीव करने के लिए, वो एंड इन इटसेल्फ, वो खुद में स्वयं में सफिशिएंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कुटिल्या की मंडल थ्योरी। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो बीच में आप ज़रूर वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जिनको इंडियन पॉलिटिकल थॉट के बारे में जो डिस्कस करना है या फिर स्टडी करना है, तो उनके साथ आप ये शेयर कर सकते हैं ताकि उनके लिए भी ये वीडियो बेनिफिशियल हो सके। अब हम डिस्कस करेंगे उनकी मंडल थ्योरी को। मंडल थ्योरी मतलब थ्योरी ऑफ सर्कल्स, मतलब वो डिस्कस करते हैं कि कितने प्रकार के राज्य हैं, ठीक है। यहाँ पे मंडल थ्योरी में वो बैलेंस ऑफ पावर की बात करते हैं। जैसे आज भी बैलेंस ऑफ पावर एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, कैसे हम एक दूसरे देश के साथ अलायंस के लिए जाते हैं, ठीक है। जैसे क्वाड ग्रुप हो गया, देखोगे आप नेटो हो गया, जैसे ये अलग अलग ग्रुप्स जो बने हुए हैं, तो ये क्यों ग्रुप बनाए हुए हैं? जैसे एशियान हो गया, बिम्स्टेक हो गया, तो ये ग्रुप्स तभी बनाए जाते हैं, एक देश जो है अपने आप को पावरफुल एस्टेब्लिश करने के लिए दूसरे के साथ अलायंस में जाता है, ठीक है, ताकि वो अपनी जो है पावर को इंक्रीज़ कर सके, ठीक। जो जब भी हम अलायंस में जाते हैं तो एक परसेप्शन ऑफ पावर होता है, ठीक है। रियल में पावर नहीं होती है, परसेप्शन ऑफ पावर होता है, ठीक है। एक अपने आप को पावरफुल दिखाने का एक मेजर होता है कि इट इज़ द थ्योरी ऑफ जियोपॉलिटिक्स, जो जियोपॉलिटिक थ्योरी है, ठीक है। मंडल थ्योरी में वो 12 किंग्स और 12 सर्कल्स ऑफ स्टेट की बात करते हैं, वो 12 प्रकार के राज्यों की बात करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि जब भी किंग को गद्दी पे जब जैसे किंग राजा को एडवाइस करते हैं कि जैसे राजा गद्दी पे बैठे, जब उसका कोरोनेशन हो, तो उसी समय उसके लिए उसको विजय यात्रा के लिए अपने स्टेट्स को एक्सपेंड के लिए इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी को अडॉप्ट करना चाहिए, ठीक है। उसको चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहिए। चक्रवर्ती सम्राट मतलब बाकी सभी जो छोटे छोटे प्रांतों को अपने में मिलाना और अपना एक विशाल साम्राज्य एस्टेब्लिश करना और उसका राजा बनना, उसको चक्रवर्ती सम्राट कहते हैं। और फिर वेलफेयर के लिए काम करना। ही एड्रेस द किंग एज अ विजगिशु, किंग को किस पर नाम से एड्रेस करते हैं? विजगिशु। विजगिशु मतलब वन वे एस्पायर्स फॉर विक्ट्री, जो हमेशा जो है जीत के लिए एस्पायर रहता है। उस समय जो है लैंड इज़ द मेन सोर्स ऑफ वेलबिंग एंड सो इट इज़ नेसेसरी फॉर किंग, इसलिए राजा को आवश्यक है कि वो अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करे। इसलिए जब भी एक स्टेट एक्सपेंड के लिए जाएगा तो उसका जो इनिमी कौन होगा? जो उसका नेबर है, क्योंकि जब वो अपनी स्टेट्स को एक्सपेंड करेगा तो नेबर बिकेम ए नेचुरल इनिमी, उसका दुश्मन बन जाएगा। तो ये हम मंडल थ्योरी को हमने ज़्यादा पॉइंट्स में ना डिस्कस कर आपके लिए ये डायग्राम लाई है, इसी में हम इसको सारा डिस्कस कर लेंगे। मंडल थ्योरी में कुटिल्या डिस्कस करते हैं कि 12 प्रकार की स्टेट्स को वो डिस्कस करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि विजगिशु जो है वो सेंटर में है और उसके जो सामने वाले स्टेट्स हैं, जो उसके फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्टेट्स हैं, उसके इमीडिएट नेबर जो है अरी, वो उसका क्या होगा? इनिमी, क्योंकि जो भी नेबर होगा इमीडिएट नेबर वो इनिमी होगा। और जो इनिमी का नेबर होगा वो हमारा फ्रेंड होगा। दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, ठीक है। मित्र, उसको मित्र कहते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एलाई, वो हमारा मित्र है, ठीक है। और जो हमारे मित्र का पड़ोसी होगा वो हमारा दुश्मन होगा, अरी मित्र, उसको अरी मित्र कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे उसके नेक्स्ट जो है मित्र मतलब फ्रेंड ऑफ एलाई, हमारे
दोस्त का जो है फ्रेंड है तो हमारा भी फ्रेंड होगा। अरे मित्र मित्र, ये हमारे इनिमी ऑफ फ्रेंड्स ऑफ एलाई। तो इसी तरीके से वो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो 5 प्रकार के राज्य की बात करते हैं। इसी तरीके से बैकवर्ड साइड में जो बैक साइड में जो है वो 4 राज्यों की बात करते हैं, जिसमें पर्शव निग्रा, पर्शव निग्रा में जो इमीडिएट नेबर होगा वो नेचुरली इनिमी होगा, इनिमी इन द बैक। ठीक है, उसके बाद जो हमारा फ्रेंड होगा वो कौन होगा? अकरंद, अकरंद मतलब फ्रेंड इन द बैक, क्योंकि वो दुश्मन का नेबर है तो हमारा फ्रेंड होगा। ठीक है, उसके बाद पर्शव निग्रा सारा, ठीक है, ये फ्रेंड का फ्रेंड है तो हमारा क्या होगा? सॉरी, इनिमी का, दुश्मन का फ्रेंड है तो हमारा भी दुश्मन होगा। तो उसके बाद पर्शव, ये इसको कहेंगे पर्शव निग्रा सारा। उसके बाद अकरंद सारा, अकरंद सारा जो है हम क्या होगा? ये हमारा फ्रेंड होगा, क्योंकि ये फ्रेंड का फ्रेंड है तो हमारा भी फ्रेंड होगा। इसी तरीके से ये तो 10 स्टेट्स होगी। 2 स्टेट जो ऐसी होंगी, कुछ स्टेट ऐसी होंगी जो उदासीना मतलब न्यूट्रल स्टेट होंगी, वो किसी के साथ अलायंस में या फिर अपने आप को जो है इन अलायंस से दूर रखती हैं, तो उनको उदासीना कहते हैं, उनको न्यूट्रल स्टेट कहा जाता है। इसी तरीके से मध्यम, 2 बिग स्टेट्स के बीच में जो है एक स्मॉल स्टेट जो होती है उसको बफर स्टेट कहा जाता है। जैसे इंडिया और चाइना के बीच में नेपाल है आज, तो ये एक बफर स्टेट का काम करती है। ठीक है, कुटिले कहते हैं कि जो राजा है उनको एडवाइस करते हैं कि जो मध्यम और उदासीना स्टेट्स हैं इनको हमेशा अपने साथ मिलाने का प्रयास करना चाहिए, अपने और आकर्षित करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे आज भी हमारे जो प्रयास रहता है, जैसे चाइना और इंडिया को देखोगे आप, तो यहाँ पे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया जाता है भूटान में या फिर नेपाल में। तो ये स्मॉल स्टेट्स में क्यों करते हैं? क्योंकि वो अपने आप को, अपने अलायंस को या फिर अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए, एक परसेप्शन क्रिएट करने के लिए, या फिर उनके रिसोर्सेज को भी हालांकि इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ज़्यादा यही है कि अपने और आकर्षित रखते हैं वो दूसरी जो बफर स्टेट्स या फिर उदासीना या फिर न्यूट्रल स्टेट्स हैं उनको। तो यहाँ पे 12 सर्कल्स ऑफ स्टेट की बात की हमने। विजगिशु को सेंटर में मानते हैं। अरि जो फ्रंट साइड में जो हमारा इनिमी है, अरि मित्र, मित्र मित्र, अरि मित्र मित्र। ठीक है, इसी तरीके से बैकवर्ड में 4 स्टेट्स को डिस्कस करते हैं। पर्शव निग्रा, पर्शव निग्रा सारा जो है वो आगे हो गया, अकरंदा सारा। ठीक है, इस तरीके से वो डिस्कस करते हैं मंडल थ्योरी को। आई होप मंडल थ्योरी आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं सप्तांग थ्योरी को। सप्तांग थ्योरी मतलब सप्त मीन 7। तो यहाँ पे वो डिस्कस करते हैं कि 7 ऑर्गन्स हैं स्टेट्स के, किसी भी राज्य के जो है 7 जो है इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं। जैसे एक इंसान की बॉडी है या फिर किसी लिविंग बींग्स की बॉडी होती है। ठीक है, उसके जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं और डिफरेंट ऑर्गन्स डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। और कोई भी ऑर्गन जो है अगर बॉडी से अलग कर दिया जाए तो उसकी वैल्यू जो है, जो उसकी महत्वता है, इंपॉर्टेंस है, वो ख़त्म हो जाती है। इसी तरीके से मतलब एक यूनाइटली जो है एक दूसरे के साथ मिलकर एक सिस्टम में काम करते हैं। इसी तरीके से स्टेट के 7 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से 7 एलिमेंट्स हैं वो उनको वो बॉडी के पार्ट्स के साथ कंपेयर भी करते हैं। ठीक है, स्वामी मतलब सेंटर। ठीक है, उसको सोल या फिर बॉडी का हेड भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अमात्यास जो मिनिस्टर्स थे। कोशा मतलब ट्रेजरी। दुर्गा मीन फोर्ट, जो किले वगैरह बनाए जाते हैं। जनपद द टेरिटरी एंड पॉपुलेशन, जो भी राज्य के अंदर जो सीमाएं हैं वो, और पॉपुलेशन जो जनसंख्या है, जनता है। बाला मतलब आर्मी। नेक्स्ट मित्र मीन एलाई और फ्रेंड, जो हमारे दोस्त हैं या फिर जो हमारे अलायंस में हैं उनको मित्र कहते हैं। ठीक है, आइए हम इनको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। किंग किस एलिमेंट्स के लिए क्या क्या एडवाइस करते हैं। जैसे किंग है, किंग को वो कहते हैं हेड ऑफ द बॉडी या फिर सेंटर ऑफ द मास है, मतलब यहीं से सब कुछ जो है नियंत्रित किया जाता है राजा के द्वारा ही। राजा जो है स्ट्रांग होना चाहिए एफिशिएंटली एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए। ठीक है, राजा जो एरोगेंट नहीं होना चाहिए, उसको बाकी एलिमेंट्स को भी साथ लेकर चलना चाहिए, उनको भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उनकी एडवाइस लेनी चाहिए। ठीक है, एफिशिएंट पॉलिसी को मेकिंग में। तो किंगशिप एक ड्यूटी है, वो राजा को एक सर्वेंट मानते हैं, ना कि राजा को जो है
फुली पावर दे देते हैं कि वो अब जो भी चाहे अपने सेल्फ इंटरेस्ट में काम कर सकता है। ऐसा वो ऐसे राजा की वो कल्पना नहीं करते हैं। वो राजा को एडवाइस करते हैं कि किंगशिप जो है, राज करना जो है एक ड्यूटी है, उसका कर्तव्य है, उसको अपने धर्म का निर्वाह करना है। मतलब कैसे किया जाएगा, वो एक फेमस स्टेटमेंट में बताते हैं कि इन द हैप्पीनेस ऑफ द सब्जेक्ट लाइज द हैप्पीनेस ऑफ किंग। जनता की भलाई में ही राजा की भलाई है। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है उनकी। तो इससे पता चलता है कि वो राजा को एक सर्वेंट मानते हैं, ठीक है, ना कि मालिक, लॉर्ड मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अमात्यास। अमात्यास कौन होंगे? जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं उनको अमात्या कहते हैं। रिप्रेजेंट आईज ऑफ द स्टेट, ये राज्य की आंखों का काम करते हैं। मतलब ये हर एक चीज़ जो है वो दृष्टि रखते हैं। सीनियर मिनिस्टर्स ये एडवाइस करते हैं राजा को, और ये ट्रस्टवर्दी लोग होने चाहिए ताकि वो राजा को अच्छे से जो है एडवाइस कर सकें। ठीक है, जब इनका सिलेक्शन किया जाना चाहिए तो बड़े ध्यान से किया जाना चाहिए। और ये लोग जो हैं शास्त्रार्थ में मतलब नॉलेजेबल पीपल होने चाहिए। शास्त्रार्थ में वो अच्छे, उनको ज्ञान होना चाहिए। किंग शुड अपॉइंट एटलीस्ट 3, उनको कम से कम 3 अमात्यास को अपॉइंट करना चाहिए, क्योंकि 2 जो है इजीली कंस्पायर कर सकते हैं। कम से कम 3 अमात्यास को रखना चाहिए। और इनकी इनकी इंटीग्रिटी और लॉयल्टी को टाइम टू टाइम स्पाई सिस्टम के द्वारा जो है चेक किया जाना चाहिए, ताकि कभी भी ये राजा के खिलाफ जो है षड्यंत्र ना कर सकें। नेक्स्ट मित्र। मित्र मतलब अलायंस या फिर फ्रेंड। तो ये रिप्रेजेंट ईयर्स ऑफ द स्टेट्स। ये सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस है। ये कोई भी कुटिल्या कहते हैं कोई भी हमारा परमानेंट दुश्मन या कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता है। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस होते हैं। ठीक है, ये एक सिंबॉलिक स्ट्रेंथ है माने जाते हैं। एंड परसेप्शन ऑफ द स्ट्रेंथ इज क्रूशियल, और ये क्रूशियल होती है ये हमारी जो स्ट्रेंथ है इन पॉलिटिक्स। बाला क्या हो गया? बाला मीन आर्मी। वो एक एफिशिएंट और वेल ट्रेंड आर्मी की कल्पना करते हैं। ठीक, वो कहते हैं कि राजा के पास जो है पावरफुल आर्मी होनी चाहिए। आर्मी की जो सिलेक्शन है वो हेरिडिटरी बेस को मानते हैं। वो कहते हैं कि जो मोस्टली जो सोल्जर्स हैं वो क्षत्रिय कास्ट से बिलोंग करने चाहिए, लेकिन वो अदर वर्णों को भी अलो करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर किसी में मेरिट है, किसी में एफिशिएंसी है, तो उसको भी लिया जाना चाहिए। नेक्स्ट कोषा। कोषा मतलब ट्रेजरी। कुटिल्या कहते हैं कि एक राजा के पास जो है सफिशिएंट ट्रेजरी होनी चाहिए, ताकि वो डे टू डे एक्टिविटीज़ को, जो जनता की भलाई के काम है वो भी कर सके, और साथ ही साथ अनफोर्सिन इमरजेंसी जैसे वार हो गया, नेचुरल क्लामिटी हो गया, उनके साथ भी वो टैकल कर सके। नेक्स्ट दुर्गा। दुर्गा क्या हो गया? दुर्गा मीन फोर्ट्स, जो किले हैं। राजा को किलों का निर्माण भी करना चाहिए। उसको हर एक सिचुएशन के लिए लड़ने के लिए जो किले होने चाहिए। किले जो हैं वो डिफेंसिव एज वेल एज ऑफेंसिव कैपेबिलिटी ऑफ स्टेट को दर्शाते हैं, जिससे वो अपने आप का डिफेंड भी कर सकता है, और कभी कभी अगर किसी के ऊपर आक्रमण करना है, ऑफेंसिव अप्रोच को लेकर चलना है, तो ये किले जो हैं एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उसकी विक्ट्री में, उसकी जीत में। तो वो किलों को जो है पहाड़ियों पर, पानी में, डेजर्ट में उनको निर्माण की बात करते हैं, इस तरह के किले की बात करते हैं। नेक्स्ट जनपद। जनपद मीन टेरिटरी और पॉपुलेशन। ठीक है, जहाँ पे कॉमन लोग रहते हैं, और ये एक इंपॉर्टेंट प्लेस है डे टू डे एक्टिविटीज़ का, जो आम लोग यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, और ये इकोनॉमिक रिसोर्सेज जहाँ पे पाए जाते हैं। राजा को जो है स्पाई सिस्टम, राजा के पास एफिशिएंट स्पाई सिस्टम होना चाहिए, ताकि वो पब्लिक के मूड्स को कंटिन्यूसली जज कर सके, और उसी के अकॉर्डिंग जो है अपनी पॉलिसीज़ को फ्रेम कर सके। जनता क्या चाहती है? ठीक है, स्टेट ऑफ रिलेशन। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। अब हमने डिस्कस कर लिया सप्तांग थ्योरी, अब हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेट ऑफ रिलेशन। स्टेट ऑफ रिलेशन में वो बताते हैं कि स्टेट ऑफ रिलेशन क्या? रिलेशन ऑफ वार। वो कहते हैं कि एक स्टेट जो है या तो दूसरी स्टेट के साथ वार में इंडल्ज है, या फिर वार की परसेप्शन है, मतलब कभी भी वार हो सकती है, इस तरह की परसेप्शन होती है। तो इसलिए हर एक स्टेट जो है कंटिन्यूसली पावर को एक्वायर करना चाहती है, इसलिए उनको रियलिस्टिक थिंकर कहा जाता है। ठीक है, कांस्टेंट स्ट्रगल ऑफ फॉर पावर। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या है? कांस्टेंट स्ट्रगल फॉर पावर। जैसे आज भी जो रियलिस्टिक थिंकर हैं, जैसे आप डिस्कस करोगे, आप आज के थिंकर्स को भी देखोगे, तो उनके साथ देखो, उनके एंशिएंट टाइम पीरियड के साथ बिलोंग करते हुए उनकी अप्रोच बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थी, व्यवहारिक थी, इसलिए उनको महान कहा जाता है। ठीक, उन्होंने वो एक महान राज्य को विस्थापित करने में सफल हुए, तो उनकी प्रैक्टिकल अप्रोच को लेकर ही वो सक्सेसफुल हुए। ऑफेंसिव रियलिज्म। रियलिज्म स्कूल जो है दो प्रकार के होते हैं।
जिसमें ऑफेंसिव रियलिज्म और डिफेंसिव रियलिज्म। ऑफेंसिव रियलिज्म जब आप आक्रामक रुख अपनाते हो, या फिर जो उसके अगेंस्ट जो डिफेंसिव रियलिज्म होता है जब आप सिर्फ अपनी सुरक्षा के बारे में ध्यान रखते हो, उसके अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसीज़ को फ्रेम करते हो। तो कौटिल्य जो है वो ऑफेंसिव रियलिज्म को मानते हैं, और उनका वो कहते हैं कि ऑफेंस इज़ द बेस्ट डिफेंस। ऑफेंस ही, आक्रामक रुख ही जो है सबसे बड़ा सुरक्षा है। ठीक है, अगर आपको अपनी सुरक्षा करनी है तो आपको आक्रामक रुख अपनाना पड़ेगा। ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। नेक्स्ट जो है हम उनकी डिस्कस कर लेते हैं थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। देखो वो ऑफेंसिव रियलिज्म स्कूल के साथ बिलोंग करते थे। ठीक है, दंड नीति। दंड नीति मतलब जो भी समाज में जो भी ऑफेंडर्स हैं उनको जो है पनिश करना चाहिए, और राजा को जो है किस तरह का रूल करना चाहिए। एडवाइस करते हैं कि रूल बाय आयरन हैंड, मतलब कठोरता से उसको राजा को रूल करना चाहिए ताकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके। थ्योरी ऑफ दंड नीति क्या है? आर्ट ऑफ यूजिंग फोर्स टू कंट्रोल द एरेंट एलिमेंट्स इन द सोसाइटी। जो भी ऑफेंडर्स हैं, जो भी लॉ ब्रेकर्स हैं, उनको क्या करना चाहिए? फोर्स के साथ जो है उनको कंट्रोल किया जाना चाहिए। अगर आपको पुरुषार्थ मतलब 4 ऑब्जेक्टिव्स जो हैं ह्यूमन लाइफ को, उनको एस्टेब्लिश करना है एक सोसाइटी में, तो आपको क्या दंड नीति जो है अपनानी पड़ेगी। थिंग्स शुड नॉट बी गवर्न्ड बाय चांस। आपको सब कुछ नियति पे नहीं छोड़ देना चाहिए, जो करेगा मालिक करेगा या भगवान करेगा, इस तरह से वो कहते हैं कि नहीं, राजा को जो है वो क्या करना पड़ेगा, आप सत्ता को अपने हाथ में लेकर इन 4 पुरुषार्थ को जो है एस्टेब्लिश करने के लिए दंड नीति का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो कहते हैं कि राज्य में जो है एक कॉग्नियल एटमॉस्फेयर होना चाहिए, एक पीसफुल या फिर शांत एटमॉस्फेयर होना चाहिए फॉर द अचीवमेंट ऑफ 4 पुरुषार्थ, जहाँ पे जो 4 ह्यूमन जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको फुलफिल किया जाए। पर्पस ऑफ दंड नीति, उनकी दंड नीति का क्या पर्पस था? पर्पस था एक्विजिशन ऑफ द अनएक्वायर्ड, जो भी आपने एक्वायर्ड नहीं किया उसको एक्वायर्ड करना। जो प्रिजर्वेशन ऑफ द एक्वायर्ड, जो एक्वायर्ड किया है उसको संरक्षण करना, मतलब उसको बचा के रखना, प्रिजर्व करके रखना। ठीक है, ऑगमेंटेशन ऑफ द प्रिजर्व, जो भी प्रिजर्व किया है उसको और इंक्रीज करना। फोर्थ, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑगमेंटेड, जो भी आपने एक्वायर किया है उसको पारदर्शी तरीके से सब में विभाजित करना। तो ये उनके 4 ऑब्जेक्टिव थे दंड नीति के। तो दंड नीति के अगर आपके पास एफिशिएंट दंड नीति है तो आप ये 4 जो पर्पस हैं इनको फुलफिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं कौटिल्याज व्यूज ऑन स्टेट। कौटिल्य के क्या व्यूज थे स्टेट के ऊपर, वो किस प्रकार के राज्य की कल्पना करते थे। मोनार्की वाज अ ह्यूमन इंस्टीट्यूशन, उनका मानना था मोनार्की जो है एक ह्यूमन इंस्टीट्यूशन है, मतलब वो फेवर करते थे मोनार्की को, वाज अ मेन बाय ह्यूमन बीइंग। वो कहते थे कि जो राज्य है ये ह्यूमन के द्वारा निर्माण किया गया है, ना कि वो डिवाइन ओरिजिन ऑफ स्टेट, ओरिजिन थ्योरी को रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट किंग एज द सर्वेंट ऑफ द पीपल, वो राजा को सर्वेंट मानते थे ना कि मास्टर मानते हैं। हिज फॉरमोस्ट ड्यूटी, राजा का क्या कर्तव्य है? रक्षण एंड पालन, मतलब जनता का उनको बाहरी आक्रमणों से या फिर उनकी रक्षा करना, दूसरा उनका पालन करना, उनको जो उनकी डे टू डे एक्टिविटीज जो नीड्स हैं उनको फुलफिल करना। द किंग डिराइव्स पावर फ्रॉम 3 सोर्सेज, राजा अपनी पावर को कहाँ से, शक्ति को कहाँ से डिराइव करते हैं, कहाँ से लेते हैं? प्रभु शक्ति, जो उनकी आर्मी है, ट्रेजरी है, ये उनकी पावर है। मंत्र शक्ति, एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर्स, जो भी उनके पावर मिनिस्टर्स हैं, जो उनकी सलाह है वो उनके लिए शक्ति का काम करती है, मंत्र शक्ति। उत्साह शक्ति मतलब क्रिज्मा, जो उनकी एक क्रिज्मेटिक पर्सनैलिटी है, जो राजा की जो है पावरफुल पर्सनैलिटी होनी चाहिए, मतलब वो हर एक फील्ड में जो है बेहतर होने चाहिए। तो ये उनकी शक्ति का काम करेगा। तो इस राजा जो है 3 प्रकार की शक्ति होती है, प्रभु शक्ति, मंत्र शक्ति या उत्साह शक्ति, तभी एक राजा जो है सक्सेसफुल हो सकता है, चक्रवर्ती सम्राट अपने आप को विस्थापित कर सकता है। सद्गुण नीति, अब कौटिल्य जो है वो 6 फोल्ड पॉलिसी को बताते हैं हम, जिसको सद्गुण नीति कहा जाता है। सद्गुण, वो कहते हैं कि विजगुषु, राजा को जो है वो क्या करना चाहिए? कैन अडॉप्ट फॉलोइंग ऑप्शन डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। उनको ये नीचे जो 6 ऑप्शन दिए हैं, उन्होंने 6 प्रकार की पॉलिसीज दी हैं,
उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है उनको अडाप्ट करना चाहिए अपने आप को, अपनी फॉरेन पॉलिसी को विस्थापित करने के लिए या डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप जो है मेंटेन करने के लिए, जिसमें बताते हैं वो संधि। अगर आपका इनिमी जो है वो स्ट्रांगर है, सामने वाला अगर स्ट्रांगर है तो आपको संधि के लिए जाना चाहिए, ठीक है। और अगर आपका जो है क्या है विग्रह वार, जब आपका इनिमी जो है आप देख लो उसके वो वीक है या तो उसी समय उसके ऊपर आक्रमण करो, ठीक है। नेक्स्ट आसना, न्यूट्रलिटी, मतलब न्यूट्रलिटी बनाए रखो इन केस एन इंडिफरेंट फॉरेन पॉलिसी वर्क्स एज वेल। अगर कोई आपको ये पॉलिसी अगर आपको काम करती है, आपके लिए आपके हित में है, तो आप जो है न्यूट्रलिटी बनाए रखो। नेक्स्ट याना, प्रिपेयरिंग फॉर वार, हमेशा जो है वार के लिए प्रिपेयर रहो, मिलिट्री को कंटिन्यूसली एक्सरसाइज पे भेजते रहो, जैसे आज भी किया जाता है, मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं तो कंटिन्यूसली वार के लिए प्रिपेयर किया जाता है, एक परसेप्शन क्रिएट किया जाता है कि हम स्ट्रांग हैं। समस्या, अलायंस, और जो आपके इक्वली स्ट्रांग हैं उनके लिए, उनके साथ आप संधि के लिए या फिर स्ट्रांगर जो हैं उनके साथ संधि के लिए आप जा सकते हो, ठीक है। जैसे आज भी अलायंसेस का फॉर्मेशन किया जाता है, एशियान हो गया, क्वाड हो गया, ठीक है, नेटो हो गया, सीटो हो गया, सेंटो हो गया, तो इस तरह के कितने आप देखोगे अलायंसेस बिल्ड किए जाते हैं। तो देखिए उनकी प्रैक्टिकल अप्रोच को लेकर जो है उन्होंने एक चंद्रगुप्त मौर्य को जो है वो एक महान राजा बनने के लिए जो है उन्होंने ही प्रेरित किया, उन्होंने ही शिक्षित किया। तो उनके जो विचार हैं जो आज भी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, इन्हीं के कारण जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो एक चक्रवर्ती सम्राट अपने आप को विस्थापित कर सके। उनका बहुत बड़ा योगदान था, कहने का मतलब है। द्विभाव, ड्यूल पॉलिसी, अब दो ड्यूल पॉलिसी को अडॉप्ट कर सकते हैं। द्विभाव मतलब एक ही समय में दो इनिमीज के साथ कभी भी आपको वार के लिए इंडल्ज नहीं होना है। आपको एक इनिमी के साथ या तो पीसफुल रिलेशन या फिर उसके साथ अलायंस में चले जाना और दूसरे के साथ वार करनी है। तो एक ही समय जो है दो इक्वल फ्रंट्स पे आपको नहीं लड़ना है। नेक्स्ट उनकी 4 वॉल पॉलिसी या फिर उनको 4 उपाय भी कहा जाता है। यहाँ पे वो डिस्कस करते हैं, Coutillier has suggested 4 उपायस डिवाइस डीम्ड टू बी मोस्ट रिलायबल डिवाइस ऑफ डिप्लोमेसी एंड स्टेट क्राफ्ट्स। ये एक डिवाइस है किसके लिए? डिप्लोमेसी एंड स्टेट क्राफ्ट्स। आपको राज्य को में शासन कैसे करना है और अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस कैसे मेंटेन करने हैं, तो आपके लिए ये 4 डिवाइसेस की बात करते हैं। कौन कौन से हैं? साम, दाम, दंड एंड भेद। साम मतलब पीसफुल रिलेशनशिप मेंटेन करना, पीस के साथ, शांति के साथ। जैसे अगर आपका एनिमी जो है वो देख लिया आप सामने वाला स्ट्रांगर है तो आप उसके लिए पीसफुल रिलेशन उसके साथ मेंटेन कर सकते हैं। दाम या फिर उसको गिफ्ट्स वगैरह देकर उसको अपीज कर सकते हैं, मतलब खुश कर सकते हैं अगर वो स्ट्रांग है तो। दंड अगर वीक है तो उसके साथ आप कोहेसिव डिप्लोमेसी, मतलब आप उसके साथ वार के लिए भी जा सकते हैं और उसको आप अपने साथ मिला सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट भेद, यूज ऑफ एस्पोनेंस, मतलब जो उसमें फूड डालना, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अपनाना। अगर इक्वली स्ट्रांग है तो उसको क्या करना, उसमें फूड डाल के धीरे धीरे उसको कमज़ोर करना, कमज़ोर करके उसको जो है साइकोलॉजिकली एंड फिजिकली वीक करना, देन उसके बाद अटैक करके उसको अपने आप में मिलाना। तो ये 4 उपाय 4 प्रकार की डिवाइसेस ऑफ डिप्लोमेसी एंड स्टेट क्राफ्ट की बात करते हैं जो एक एफिशिएंट राजा को अपनी पॉलिसीज़ में अडॉप्ट करने चाहिए। कुटिलियस व्यूज़ ऑन स्टेट, अब हम कुटिलियस के व्यूज़ को डिस्कस करेंगे। स्टेट के ऊपर रिलीजन के ऊपर उनके क्या विचार थे। कुटिलियस हाउ टू रिप्लेस द प्राइमेसी ऑफ रिलीजन। वो रिलीजन, जैसे पहले रिलीजन को सुप्रीम माना जाता था, उस समय की बात है, रिलीजन को सुप्रीम माना जाता था। वो कहते थे रिलीजन का काम है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है धर्म, उसको अचीव करना। बाकी जो अर्थ है, मटेरियल वेलबींग है, वो किसका काम है? स्टेट का। वहाँ पे स्टेट जो है सॉवरेन होनी चाहिए, एडवांसिंग द क्लेम ऑफ स्टेट सॉवरेन, ठीक है। तो जो अर्थ का ऑब्जेक्टिव है वो मटेरियल वेलबींग इज फुलफिल्ड बाय द स्टेट, नॉट बाय द रिलीजन, ठीक। रिलीजन वर्क, मैन इंपॉर्टेंट वर्क इज टू अचीव द पुरुषार्थ ऑफ धर्म। कुटिलियस सजेस्ट यूजिंग रिलीजन इन द अफेयर ऑफ द स्टेट। वो रिलीजन को स्टेट में एज अ इंस्ट्रूमेंट यूज करने की बात कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट, द किंग कैन सेंड रिलीजियस पर्सन। वो राजा जो है रिलीजियस पर्सन को या साधु संत को बेचकर दूसरे राज्य में बेचकर उनमें फूड डाल सकता है। कैसे? उनको बता सकता है कि उनका बुरा समय जो है नज़दीक आ चुका है। उनको मतलब साइकोलॉजिकली जो है एनिमी को वीक करना, और जब वो साइकोलॉजिकली वीक हो जाएगा तब उसके ऊपर अटैक करके उसको अपने राज्य में मिला लेना।
नाउ हम डिस्कस करने वाले हैं कुटिल्या के क्या व्यूज़ थे ऑन करप्शन, कुटिल्याज व्यूज़ ऑन करप्शन। करप्शन जो आज भी एक बहुत बड़ी चुनौती है मैक्सिमम देशों के सामने। तो उस समय कुटिल्या के क्या विचार थे, करप्शन को कैसे देखते थे और उसको कैसे टैकल किया जाए, उनके क्या विचार थे। देखिए, आप जब इस थ्योरी को पढ़ेंगे तो आपको ये एहसास होगा कि वो इतने एंशिएंट होने के बावजूद भी उनकी जो सोच थी वो कितनी मॉडर्न थी, जो उनकी पॉलिसीज थी, जो उनकी अप्रोच थी वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थी, व्यवहारिक थी। अकॉर्डिंग टू कुटिल्या करप्शन इज इनएविटेबल। आप करप्शन को जो है वो एकदम से अलग नहीं कर सकते, मतलब ये एक ह्यूमन बीइंग का पार्ट है। ही स्टेट दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू नॉट टेस्ट हनी और पॉइजन एट द टिप ऑफ द टंग। अगर आपके जीवा के ऊपर जो है हनी या फिर पॉइजन रखा हुआ तो ये हो ही नहीं सकता कि आप उसका टेस्ट ना करो। तो मतलब करप्शन से बचना जो है बहुत ही इम्पॉसिबल सा टास्क है, ठीक है। करप्शन डायरेक्टली इफेक्ट द प्रोस्पेक्ट ऑफ द मटेरियल वेलबिंग। इससे जो है मटेरियल वेलबिंग जो है उसको अफेक्ट होती है। वो 40 प्रकार के एम्बेजलमेंट मतलब मिस यूज ऑफ पब्लिक फंड्स का बात करते हैं, 40 प्रकार के करप्शन की बात करते हैं। उनकी एक फेमस स्टेटमेंट भी है, फिश स्विमिंग इन वाटर विल इटसेल्फ नॉट रियलाइज व्हेन इट हैज़ ड्रिंक द वाटर। जो तैरती हुई मछली है उसको खुद ही नहीं मालूम होता उसने कब पानी पी लिया। तो इसी तरीके से जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं वो भी करप्शन को कब करते हैं ये भी पता लगाना जो है बहुत ही मुश्किल है। करप्शन से क्या होता है, स्टेट जो है इंटरनली एज वेल एक्सटर्नली वीक हो जाती है। ये इस राज्य को कमज़ोर बनाने का काम करती है। कैसे करप्शन को टैकल किया जाए, उन क्या क्या वेज होने चाहिए, क्या किस तरह से होने चाहिए, उनका कहना था कि फर्स्ट जो है रेगुलर ट्रांसफ़र पॉलिसी। जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनकी रेगुलर ट्रांसफ़र हर एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद, जो जैसे आज भी होता है टाइम ऑफ पीरियड के बाद जो है उनकी ट्रांसफ़र की जानी चाहिए। राइट साइज ऑफ ब्यूरोक्रेसी। जो ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाही है, उसका राइट साइज होना चाहिए, ना वो ज़्यादा होनी चाहिए ना वो कम होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू द नीड वो बात करते हैं। सूचल्स मतलब विसल ब्लोअर्स, जो भी आपके सूचक होते हैं, सूचक जो होते हैं उनको जो है रिवार्ड्स के दिया जाना चाहिए। एक एफिशिएंट सूचक होने चाहिए राजा के पास, ताकि वो जो जनता का मूड है या फिर जो पब्लिक सर्वेंट जो करप्शन कर रहे हैं उनके बारे में उनको आके बता सकें। नेक्स्ट, फाइन एंड पनिशमेंट फॉर करप्ट। जो भी करप्ट ऑफिशियल्स हैं उनको फाइन पनिशमेंट की दी जानी चाहिए। नेक्स्ट, एफिशिएंट स्पाई सिस्टम। स्पाई सिस्टम क्या होता है, जो जासूसी करने वाला तंत्र है उस वो एफिशिएंट होना चाहिए, ताकि राजा जो है टाइम टू टाइम अपनी पब्लिक और अपने पब्लिक सर्वेंट के बारे में जान सके। ह्यूमिलेशन ऑफ, जो करप्ट ऑफिशियल हैं उनको पब्लिकली ह्यूमिलेट, बेइज्जत किया जाना चाहिए। वो कहते हैं कि पनिशमेंट दी जानी चाहिए सबको, इंटायर चेन, पूरी चेन को पनिशमेंट किया जाना चाहिए, ना कि जो करप्शन कर रहा है, जो गिफ्ट्स वगैरह ले रहा है, जो रिसीव कर रहा है मनी, सिर्फ उसी को जो है अपने पनिशमेंट नहीं करना है। प्रतिग्राह, जो रिसीव कर रहा है उसको प्रतिग्राह कहा जाता है, उसको भी पनिश करना है। दायक, जो ब्राइब दे रहा है, जो रिश्वत दे रहा है उसको भी पनिश करना है। निदायक मतलब जो बीच में मिडिल मैन काम करते हैं उनको भी पनिशमेंट करना है, मतलब पूरी चेन को जो है पनिशमेंट करना है, ताकि इस प्रकार से करप्शन जो है उसको टैकल किया जा सकेगा। वो कहते हैं कि रिवार्ड ऑनेस्ट ऑफिसर, जो ऑनेस्ट ऑफिसर हैं उनको रिवार्ड किया जाना चाहिए, उनको रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए, ताकि जो बाकी वाले जो सर्वेंट्स हैं या फिर और जो जनता है उनके बीच में जो है पॉजिटिव मैसेज जा सके। अब हम कंपैरिजन पढ़ेंगे, कंपैरिजन बिटवीन कुटिल्या एंड मैकियावेली। वो दोनों जो है उनमें देखोगे आप बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं, ठीक है, तो इसलिए उन दोनों को कंपेयर किया जाता है। पंडित नेहरू कहते हैं अपनी जो बुक फेमस किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, कहते हैं कि जो है कुटिल्या जो है इंडियन मैकियावेली है, उनको इंडियन मैकियावेली का नाम देते हैं। कुटिल्या वाज मोर मैकियावेलियन देन मैकियावेली इफ वी लुक एट कुटिल्या's किंग, मैकियावेली's प्रिंस इज हार्मलेस। मैक्स वेबर कह रहे हैं अपनी किताब पॉलिटिक्स एज अ वोकेशन में कि मैकियावेलियन जो है, जो कुटिल्या है वो ज़्यादा मैकियावेलियन है। क्यों? वो कहते हैं कि जब हम कुटिल्या के किंग को देखते हैं तो जो मैकियावेली का किंग है वो हार्मलेस है, मतलब हालांकि दोनों जो हैं राजा को एब्सोल्यूट पावर्स की बात करते हैं, मैकियावेली भी और कुटिल्या भी, लेकिन जब कुटिल्या ज़्यादा कठोरता से राजा को रूल करने के लिए एडवाइस करते हैं, तो इसलिए वो मार्क्स वेबर कहते हैं जब हम कुटिल्यास के किंग को देखते हैं तो मैकियावेली का जो प्रिंस है वो हार्मलेस है। नेक्स्ट,
अब हम इनके बीच में जो सिमिलरिटीज़ हैं उनको देखते हैं। क्या क्या सिमिलरिटीज थी? बहुत जो है रियलिस्टिक यथार्थवाद थिंकर थे, बहुत बिलीव दैट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अ स्ट्रगल फॉर पावर, ठीक है, एवरी स्टेट वांट टू एक्वायर मोर एंड मोर पावर, बोथ बिलीव दैट ह्यूमन नेचर इज करप्टेबल, ह्यूमन नेचर जो है इजीली करप्टेबल है। बोथ आर सपोर्टर ऑफ एक्सपेंशन, बोथ जो इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी को अडॉप्ट करने की बात करते हैं दोनों, अपने राज्य को एक्सपेंड करना। बोथ ऑफ देम वांटेड टू एस्टैब्लिश लॉ एंड ऑर्डर एंड प्रोटेक्शन एंड प्रोग्रेस ऑफ मदरलैंड, जो मातृभूमि है उसकी रक्षा करना, उसमें लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना, उसकी वृद्धि के लिए काम करना, तो ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है राजा का। बोथ सैंक्शन यूज़ ऑफ रिलीजन, दोनों मानते हैं कि रिलीजन का यूज़ किया जाना चाहिए राष्ट्र के हित में, ये रिलीजन को ऊपर नहीं मानते, मतलब वो कहते हैं कि पॉलिटिक्स अलग है और रिलीजन अलग है, अलग अलग मानते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि इनका यूज़ किया, रिलीजन का यूज़ किया जाना चाहिए नेशनल इंटरेस्ट में। मैनेजमेंट पावर, वो कहते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है मैनेजमेंट ऑफ पावर, डिप्लोमेटिक रिलेशंस किस तरह से मेंटेन करने हैं, दोनों के जो आप इक्वल जो है सिमिलरिटीज यहाँ इस कंसेप्ट में है। रूल विद आयरन हैंड्स, राजा को जो है या प्रिंस को जो है रूल विद आयरन हैंड, कठोरता से रूल करना चाहिए ताकि लॉ एंड ऑर्डर या फिर प्रोटेक्शन किया जा सके मदरलैंड का। बोथ परमिट यूज़ ऑफ इमोरल मीन्स, अब अनैतिक मीन्स को भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, वो राजा को खुली छूट देते हैं, अगर आप राष्ट्र हित में अगर अनैतिक काम कर रहे हो तो वो जायज़ है। डिफरेंसेस क्या थे? डिफरेंसेस ये थे कि दोनों जो हैं वो अलग अलग टाइम पीरियड के साथ देखोगे आप वो बिलोंग करते हैं। मैकियावेली जो है वो 14th सेंचुरी में बिलोंग करते हैं, तो कुटिल्या जो है वो एंशिएंट पीरियड में बीसीज में वो बिलोंग करते थे। फॉर मैकियावेली प्रिंस इज अबव रिलीजन, मैकियावेली के मुताबिक जो है प्रिंस जो है रिलीजन के ऊपर है, लेकिन कुटिल्या राजा को धर्म के ऊपर नहीं मानते हैं, धर्म के अंडर ही मानते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि धर्म एक ऑब्जेक्टिव है, ह्यूमन बींग्स का एक ऑब्जेक्टिव है, इसी तरीके से अर्थ भी एक ऑब्जेक्टिव है, वेलबींग है, तो अर्थ का ऑब्जेक्टिव फुलफिल कौन करेगा? राजा के द्वारा, राज्य में होगा, तो जो धर्म है वो रिलीजन के द्वारा होगा, तो मतलब इक्वल इंपॉर्टेंस उनको देते हैं। अलग अलग टाइम पीरियड और अलग अलग जगह से, एक वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर थे, एक इंडियन पॉलिटिकल थिंकर है, अलग अलग टाइम पीरियड के साथ बिलोंग करते थे। तो कुटिल्या जो है वो मोनार्की को सपोर्ट करते थे, ठीक है, रूल बाय स्ट्रॉन्ग किंग की बात करते हैं। वेयरएज मैकियावेली हिज आइडियल गवर्नमेंट इज रिपब्लिकन, वो रिपब्लिकन गवर्नमेंट जो जनता की चुनी हुई गवर्नमेंट में विश्वास रखते थे। ये उनके डिफरेंसेस थे। चलिए हम उनके इंपॉर्टेंट कोट्स को डिस्कस कर लेते हैं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, उनको हमने एक समराइज वे में यहाँ डिस्कस करेंगे। कुटिल्या कहते हैं एजुकेशन इज़ द बेस्ट फ्रेंड। देखिए वो शिक्षा ही जो है वो सबसे बड़ा उसको हथियार मानते हैं। वो कहते थे कि बिना शिक्षा के इंसान जो है वो पशु प्रवृत्ति का है, अगर कि कोई इंसान पढ़ा लिखा नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है, तो बिना ज्ञान के वो पशु ही है। वो खाना पीना सोना ये हर काम जो है वो ये पशु भी करते हैं, सिर्फ एक ही चीज़ है जो इंसान को पशु से अलग बनाती है, वो है ज्ञान, ठीक है। एन एजुकेटेड पर्सन इज रिस्पेक्टेड एवरीवेयर, जो एक पढ़े जो ज्ञानी लोग हैं उनको हर जगह जो है रिस्पेक्ट सम्मान दिया जाता है। एजुकेशन बीट द ब्यूटी एंड द यूथ, एजुकेशन जो है दोनों जो सुंदरता है और जवानी है उनको बीट करने की क्षमता रखती है। द एरो, नेक्स्ट कहते हैं द एरो शॉट बाय द आर्चर मे नॉट किल अ सिंगल पर्सन, जो धनुष से चलाया गया तीर है वो एक इंसान को मार भी सकता है या फिर वो इंसान बच भी सकता है उससे। बट अ स्ट्रेटजम, मतलब एक षड्यंत्र रचा हुआ, डिवाइस बाय अ वाइस मैन, एक बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा रचा हुआ षड्यंत्र जो है, कैन किल इवन द बेबीज इन द वॉर्म। उनका मानना था कि इस स्ट्रेटजम डिवाइस बाय एक बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा रचा हुआ षड्यंत्र वो एक बेबी को जो वो अपनी माँ के गर्भ में है उसको भी मार सकता है। तो ये स्टेटमेंट बताती है कि एजुकेशन जो है एक पावरफुल डिवाइस है, ठीक है। नेक्स्ट, जस्ट एज इट इज इम्पॉसिबल टू नो व्हेन अ स्विमिंग फिश इज ड्रिंकिंग वाटर, जैसे ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि कब एक तैरती मछली ने पानी पी लिया, सो इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड आउट व्हेन अ गवर्नमेंट सर्वेंट इज स्टीलिंग मनी,
कब इसी तरीके से ये भी पता लगाना असंभव सा है, बहुत मुश्किल काम है कि कब एक पब्लिक सर्वेंट ने जो है मनी को चुरा लिया। नेक्स्ट, एवरी नेबरिंग स्टेट इज एन एनिमी एंड एनिमीज एनिमी इज अ फ्रेंड। हर एक जो नेबरिंग पड़ोसी राज्य है वो दुश्मन होता है, और जो दुश्मन का दुश्मन है वो हमारा फ्रेंड होता है। तो ये डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए या फिर उनकी फॉरेन पॉलिसी है, ये स्टेटमेंट उनकी उसको कल्पना करने में ये हमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कि वो उनकी विचार कैसे थे कि फॉरेन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए। तो इसलिए वो मंडल थ्योरी को भी हमने डिस्कस किया था। तो ये इम्पोर्टेंट कुछ कोट्स थी उनकी। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लग रही है, इस तरह का कंटेंट और भी चाहिए, नेक्स्ट इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स के अगर ऊपर आपको इस तरह की वीडियोस चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। तो अगर आपको ये वीडियो का नोट्स या PDF फॉर्म में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर लिंक को क्लिक करके टेलीग्राम पे जा सकते हैं, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी इस वीडियो की। तो आई होप आपको ये फ्री कंटेंट में अवेलेबल करूँगा। इस तरह की और भी वीडियो आने वाले दिनों में मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। तो आई होप बने रहिए चैनल के साथ। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।